नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पांडे में आपका स्वागत है। मैं विनय पांडे। दोस्तों, आज मैं पुनः एनसीईआरटी की सीरीज में 11th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी के बारे में आज हम कल का जो हमारा लेक्चर था जहां पे हमने उसको बाइंड अप किया था उसके आगे आज हम फिर से शुरू करेंगे। और जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा जो पिछली क्लास थी उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगा चीजें, ताकि हमारा फ्लो बन जाए और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कल दोस्तों जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, फंडामेंटल राइट में, और जो हमारा कल का था वो था क्षमता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इन सब चीजों के बारे में। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हमारा मूल अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है और संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसके प्रावधान दिए गए। तो आइए जानते हैं कि जो भारत का संविधान है, भाग 3 मौलिक अधिकार। तो कल मैं यहां तक आपसे चर्चा किया था और अब आगे हम इस चर्चा को बढ़ाते हैं। क्षमता का अधिकार, क्षमता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, कानून के समक्ष समानता, कानून के का समान संरक्षण, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकान, होटलों, कुआं, तालाब, स्नानाघाट, सड़क आदि में प्रवेश की समानता, रोजगार में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 में दिया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, कोई भी व्यापार करने का अधिकार, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 में है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण का अधिकार है ये अनुच्छेद 20 में है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है जिसे हम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। अभिव्यक्ति और सजा पाए गए लोगों के अधिकार की बात की गई है जो कि अनुच्छेद 22 होगा, और शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो प्रावधान है वो है 23 से 24 तक। मानव के दुर्व्यापार, बंधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, अर्थात जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनसे किसी प्रकार की कोई मजदूरी, खास तौर पर जो खतरनाक कारखाने वहां पर इनके प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है ये 29 से 30 तक है, और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक की बात हमने कल के अपने लेक्चर में किया था। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं कि क्षमता का अधिकार क्या है। दरअसल जो मैंने जहां जहां पे दोस्तों हाईलाइट किया है, इन लाइन को आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो पॉज करके एक बार जरूर रीड करना है। क्षमता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है, जैसे सार्वजनिक स्थल, अर्थात जो क्षमता का अधिकार है ये हमारे समाज में, हमारे देश के स्तर पे किसी भी प्रकार का भेदभाव, ना तो आप लिंग के आधार पर, ना तो आप जाति के आधार पर, ना तो आप धर्म के आधार पर, और ना ही आप इस आधार पर कि आप एक धनी व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति निर्धन है, या इस आधार पर नस्ल भेद के आधार पर भी नहीं, आदि इन सभी आधारों पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कहां पे, जो सार्वजनिक प्लेसेस है, अर्थात जो पब्लिक प्लेस है, जो सार्वजनिक जगह हैं,
वहां पे आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि फला व्यक्ति इस जाति का है, इस लिंग का है, इस धर्म का है। इन सभी चीजों के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके लिए संविधान में सजा का प्रावधान है और ये दंडात्मक है। जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नानाघाट, पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। किस आधार पर? इन सभी बिंदुओं को दोस्तों आपको बहुत बारीक से पढ़ना है। और ध्यान, कौन कौन से? जो सार्वजनिक जगह कौन सी है? दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नानाघाट और पूजा स्थल। कौन से? सार्वजनिक स्थल। अगर मान लीजिए कोई निजी व्यक्ति अपने घर के अंदर मान लीजिए हैंडपंप या बोर या कुआं है, तो वो व्यक्ति अगर चाहे तो इस आधार पर किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, अर्थात उस व्यक्ति को रोक लगा सकता है कि आप भाई हमारे घर के अंदर आके पानी नहीं ले सकते। लेकिन अगर वो कोई सार्वजनिक जगह है, वहां पे आप किसी व्यक्ति को नहीं रोक सकते। जैसे किस आधार पे? आधार क्या है? धर्म के आधार पर, फर्स्ट, सेकंड, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। इन सभी आधारों पे आप किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है और समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। जो ये प्रावधान है समता का अधिकार, समता का अधिकार जो प्रावधान है, ये कहां से कहां तक है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, 14 से लेकर 18 तक है। और जो छुआछूत है अर्थात अस्पृश्यता का अंत, इसका प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। इसकी मतलब छुआछूत की भी भारतीय संविधान में प्रावधान है कि आप किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत की जो प्रथा है, इस प्रथा को भारतीय संविधान में प्रतिबंधित किया गया। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत जैसी जो चीजें हैं, वो अपने से जो दूसरी जाति का व्यक्ति है या अन्य धर्म का है या गरीब है, आदि आधारों के आधार पर आप किसी के साथ छुआछूत जैसे भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 17 के तहत इस पर रोक लगाता है। उस अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की है केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं कर दे। देखिए यहाँ पे जो 14 से 18 तक का जो समता का प्रावधान है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, उसमें जो उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंत, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई पुरस्कार ग्रहण नहीं करेगा, केवल दो चीजों को छोड़कर। कौन कौन से? सेना और शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति ने बेहतर कार्य किया है, उसको अगर पुरस्कृत किया गया, उसको छोड़कर कोई व्यक्ति, चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो, अमीर गरीब कोई भी हो, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। इस प्रकार समता का अधिकार भारत के एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों के सम्मान, प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? समानता कैसे परिभाषित करती है? दरअसल जो प्रस्तावना है उसमें भी समानता की बात की गई है। तो आपको एक चीज भी ध्यान रखना है, जो समानता है, समानता का जो जिक्र है कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें है। अनुच्छेद 16(4) जो है वो कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। अर्थात ये है अनुच्छेद जो 16(4) है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए राज्य को ऐसा लगता है कि उसके राज्य का कोई नागरिक या कोई एक तबका या कोई समुदाय
उसकी जो है राज्य की जो सेवाएं हैं उसमें उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य उसके लिए नियुक्तियों और पदों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। उस पर ऐसे जो रोक है, जो भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पे रोक लगाई गई है, जो अनुच्छेद 14 और 15 में, तो और जो 16 है, इन तीनों अनुच्छेदों में कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर राज्य की राय में समाज का कोई एक वर्ग है जो पिछड़ा है, तो जो समाज के उच्च वर्ग है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, तो उनके स्तर पर जो राज्य का पिछड़ा नागरिक है उसको बराबरी का दर्जा देने के लिए राज्य ऐसे प्रयास कर सकता है कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग है वो राज्य का जो एक संपन्न या धनी व्यक्ति है उसके बराबर, उसके समान स्तर पर उसको लाने के लिए कुछ प्रावधान वो कर सकता है, अर्थात उनको आरक्षण प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) इस बात का प्रावधान करता है। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता करता है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, जैसा कि इसमें लिखा। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हो, वहां समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्णय लागू कर सकता है। अपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। आपको सुनते आश्चर्य हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों? देखिए, एक बड़ा हमेशा ही विवाद और चर्चा का विषय और एक समसामयिक मुद्दा बना रहता है, वो है आरक्षण। अक्सर आरक्षण को लेके आपने वाद विवाद होते देखा होगा, और जब भी चुनावी दौर आता है तो जो देश की विभिन्न पार्टियां हैं इस मुद्दे को जरूर उठाती हैं, रिजर्वेशन को लेके। और जो पिछड़े वर्गों का नेतृत्व करने वाली पार्टियां हैं तो वो इन मुद्दों को जरूर उठाती हैं, खास तौर पर। जैसा कि अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। जो आरक्षण है, देखिए, आरक्षण देना गलत नहीं, लेकिन जो आरक्षण का तरीका है, जो उसका क्रियान्वयन है, वो गलत है। और अगर मान लीजिए समाज का कोई एक पिछड़ा वर्ग है, यह जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति को आरक्षण देना कहीं से भी गलत नहीं है। और यही बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) भी कहता है कि इस आधार पर राज्य आरक्षण दे सकता है। ये जो समानता की बात की गई है 14 से 18 तक, उसका कहीं से भी उल्लंघन नहीं है। आप एक न्यायाधीश है, यहाँ पे एक केस स्टडी के तौर पर ये चीजें हैं, जैसे कि आपको उड़ीसा के पूरे जिले में दलित समुदाय के एक सदस्य हादी बंधु से एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाह उत्सव में दूल्हे सभी मेहमानों में पैर धोने पड़ते थे। इसके बदले उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया, उसे निर्वस्त्र करके घुमाया गया। पोस्ट कार्ड लिखने के वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित और उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने के का जो परंपरागत काम करने को तैयार नहीं है। यह मानते हुए कि उपयुक्त तथ्य सही है, आपको निर्णय करना है कि क्या इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, आप इसमें सरकार को क्या करना। वही है जो ऊपर मैंने बात किया है कि बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो शिक्षित है और बेशक वो पिछड़ी जाति से बिलोंग करता हो, और अगर वो शिक्षित नहीं भी है, तो आप उसके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति निचली जाति का है, इस वजह से वो उस कार्य को करेगा। या अब तक जो उसके पूर्वज, अर्थात जो उसके पहले के दादा परदादा लोग जो होते थे, एक परंपरा बनी रहती थी हमारे समाज में कि मान लीजिए शादी वगैरह में या कोई फंक्शन हो, तो जो हमारे गांव का अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है
वो इस कार्य को करता है तो परंपरा बनी रहती थी कि शादी के समय वो व्यक्ति अगर नहीं है तो उसकी जो आने वाली पीढ़ी है वो उस कार्य को करती थी। तो ये चीजें गलत थी, क्योंकि हमें अगर समाज में समानता को स्थापित करना है तो हर वर्ग को शिक्षित होने का अधिकार, आर्थिक रूप से संपन्न होने का अधिकार प्रदान करना होगा। वो कैसे? वो जब हमारे संविधान में और संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में जो प्रावधान है उनको सही तरीके से उनके बारे में वो व्यक्ति और जो हमारी सरकारें हैं इनका अगर सही तरीके से क्रियान्वयन करे तो हम कहीं ना कहीं जो समानता का हमारा उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 का कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना और उसको जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता है उसके अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये कहां से ली गई है? ये ली गई है दरअसल इंग्लैंड से, और अनुच्छेद 14 इससे संबंधित है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो क्या कहता है? किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात समानता और स्वतंत्रता, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको स्वतंत्रता तो प्राप्त है, अर्थात वो आ जा सकता है, बोल सकता है, कहीं भी घूम फिर सकता है, लेकिन क्षमता नहीं है। क्षमता कैसे? वो व्यक्ति आर्थिक रूप से काफी गरीब है, उसकी जो सामाजिक स्टेटस है, सामाजिक जो स्तर है उसका, वो काफी जो अन्य समाज का जो धनी वर्ग है उसके तुलना में उस व्यक्ति का जो जीवन स्तर है काफी निम्न है। तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें क्षमता और स्वतंत्रता की बात की गई है, इन सिद्धांतों को पूरी तरीके से भारत के संदर्भ में लागू नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है और क्षमता नहीं है तो कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश में एक अधिकार के बिना और एक अधिकार अगर किसी को प्राप्त है तो हम पूरे तरीके से ये नहीं कह सकते कि जो हमारी अधिकार है इन दोनों के बिना, क्षमता और स्वतंत्रता, इन दोनों के बिना कोई भी अधिकार पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है, ना ही उसकी कल्पना की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। मतलब स्वतंत्रता है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोलने में ये नहीं है कि आप कुछ ऐसा बोले जिससे दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित हो, या दूसरे को कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे दूसरे को नुकसान हो। आप कुछ ऐसा ना सोचे, ऐसा ना लिखे जिससे दूसरे के निजी जीवन में कोई दखल अंदाजी हो। क्यों? कि जो आपकी स्वतंत्रता है, आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सही है जहां तक आप दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि आप जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। जो चीज मैंने अभी बताई, यदि ऐसा करने की इजाजत दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठोस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 का है, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये अनुच्छेद 21 कहता है। मतलब इसका क्या है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता
और गिरफ्तार किए जाने पर भी उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 21 जो है वो ये कहता है कि आप किसी व्यक्ति को पहली बात तो अगर आप गिरफ्तार करते, पहली बात तो गिरफ्तार ना करें बिना कारण बताए, और अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से उसे बचाव करने का भी अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा पुलिस के लिए आवश्यक है व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे और न्यायाधीश की इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं, जो अनुच्छेद 22 है, जिसका संबंध है हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को 3 जो स्वतंत्रताएं दी गई है वो कि अगर कोई व्यक्ति को आपने हिरासत में लिया है तो आपको कारण बताना जरूरी होगा, और अगर आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश करना होगा। और जो तीसरी बात है, उस व्यक्ति को अपने पसंद का वकील करने का अधिकार है, जो कि हमारा ये किसी भी भारतीय नागरिक को हमारा जो भारतीय संविधान का मूल अधिकार है वो ये प्रावधान करता है। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति को के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। निवारक और नजरबंदी। निवारक और नजरबंदी का क्या तात्पर्य होता है? सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। दरअसल जो निवारक नजरबंदी है, मतलब मान लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति गलत कार्य करने वाला है, लेकिन वो गलत कार्य को अंजाम नहीं दे पाता, अंजाम देने से पहले ही उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये क्या हो गया? निवारक नजरबंदी। और जिसका संबंध है अनुच्छेद 22, मतलब हिरासत में जो व्यक्ति है उसको किस आधार पर हिरासत में लिया गया है और क्यों लिया गया है ये आपको बताना पड़ेगा। बेशक आपने उसको निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया, जो निवारक नजरबंदी है वो जो इस बात का प्रावधान है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया निवारक निरोध के तहत और सरकार को ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति देश कानून व्यवस्था या शांति सुरक्षा के लिए जो खतरा है, उस आधार पर वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और वह उसको जेल में भेज देती है मान लीजिए। लेकिन जो निवारक नजरबंदी होगी वो कितने महीने के लिए होगी? अधिकांश 3 महीने के लिए, अधिकतम इससे ज्यादा की नहीं, क्योंकि 3 महीने के बाद एक बोर्ड होता है उसकी समीक्षा करता है जिसको हम सलाहकार बोर्ड कहते हैं। उसके बाद ही आगे तय किया जाता है कि आगे इसकी जो निवारक नजरबंदी है वो आगे अभी बनाए रखी जाएगी या नहीं। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ने प्राय इसका दुरुपयोग किया। अर्थात जो निवारक नजरबंदी का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, ये बेशक कहीं ना कहीं जो लोग हमारे समाज के असामाजिक तत्व जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते उनको उन पर रोक लगाने के लिए दिया गया था, लेकिन जो सरकारें हैं इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी करती हैं। और अनेक लोगों का यह मानना है कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिक के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जाए। अर्थात जो समाज के जो सामान्य नागरिक हैं, जो समाज के असामाजिक तत्व या राष्ट्र विद्रोही जो गतिविधियां उनमें शामिल नहीं होते, इसका दुरुपयोग सरकार उन लोगों पर ना करे। अन्य स्वतंत्रताओं की अगर मैं बात करूं तो जैसे अनुच्छेद 19 में दिया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था शांत के आधार पर प्रतिबंध
लगाए जा सकते हैं। अर्थात जो अनुच्छेद 19 है, इसके तहत जो हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। किस आधार पर? कानून व्यवस्था के आधार पर, शांति और नैतिकता के आधार पर। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने का यह शर्त है कोई शांतिपूर्वक बिना हथियारों के। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये कोई वर्ग है, वह कोई सभा करना चाहता है, कोई सम्मेलन, तो उसके लिए क्या शर्त है? शांतिपूर्ण हो, बिना हथियारों के वो सम्मेलन कर सकता है। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है, लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, जिसमें मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है, और जो मूल अधिकार है इनका सही तरीके से उपयोग और इनका जो महत्व है और इनका जो परिणाम है वो सही तरीके से तभी निकल सकेगा जब हमारे देश की जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग होगी। वो कैसे होगी? जब हमारी जो सरकारें हैं देश के नागरिकों को एक उचित शिक्षा और उनको जागरूक करेंगी अपने अधिकारों को लेके। इसके लिए हमें उनको शिक्षित करना सबसे आवश्यक है। आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हो। हम प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगा वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति के किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के दोषी को स्वयं या समुचित बचाने का एक अवसर मिलना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है और उस पर कोई आरोप लगता है, अगर उस पर कोई आरोप लगता है तो उस व्यक्ति के पास खुद को अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसको अवसर अर्थात मौका मिलना चाहिए। जैसे अनुच्छेद जो ये इसका जो संबंध है आरोपी या अभियुक्त के अधिकार का, ये अनुच्छेद 20 जिसमें 3 प्रावधान है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 20 का संबंध है इससे। और कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। अर्थात किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं कहा जा सकता। ये अनुच्छेद मतलब जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों में अनुच्छेद 20 का उल्लंघन माना जाएगा। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं, मतलब अगर मान लीजिए कोई कानून है, कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है, तो जो अपराध उसने अभी किया है और जो प्रावधान है, तो सजा जो होगी उस वर्तमान समय के अनुसार होगी, ना कि इस आधार पर कि उसने अभी का जो प्रावधान मतलब जो उसने अपराध किया है और जो कानून पहले का था जिसमें जो सजा का प्रावधान था मान लीजिए 50 साल, और अभी का जो वर्तमान कानून उसमें सजा का प्रावधान 10 साल है, तो इस आधार पे नहीं कि वो जो पिछला कानून था जिसमें जो 50 साल की सजा का प्रावधान था वो कानून उस पर लागू होगा। नहीं, जो वर्तमान कानून है, जो वर्तमान सजा है, उस आधार पर उस पर उसके आधार पर उस पर जो अपराध है उस अपराध के लिए सजा का प्रावधान तय किया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि निम्न परिस्थितियां स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध की मांग करती हैं? अपने उत्तर के समर्थन में ये चीजें आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। शहर में सांप्रदायिक दंगों के आधार पर लोग शांति मार्च के लिए एकत्र हुए। दलितों को मंदिरों में प्रवेश की मनाही। मंदिरों में जबरदस्ती प्रवेश के लिए जुलूस का आयोजन किया जा रहा। सैकड़ों आदिवासियों ने सड़क जाम कर दिया। वे मांग कर रहे हैं कि कोई कारखाना बनाने के लिए ली गई उनकी जमीन वापस की जाए। किसी भी जाति की पंचायत बैठकें तय करने के लिए बुलाई गई जाति से बाहर विवाह करने के लिए नवदंपति को दंड दिया जाएगा। जैसे शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जो शोषण के विरुद्ध का अधिकार है इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक है। जो 23 का संबंध है वो किससे है? वो है हमारा मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम। जो बलात्श्रम और मानव दुर्व्यवहार इसका प्रतिषेध करता है कौन? अनुच्छेद 23। और जो अनुच्छेद 24 है वो बालकों को कारखानों में नियोजित करने पर रोक लगा देता है। किस वर्ष?
14 वर्ष तक की आयु के जो बालक है। मानव दुर्व्यापार का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की खरीद फरोख्त न करना या उससे बेगारी न कराना, या किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती तरीके से आप उससे किसी भी प्रकार का कोई श्रम ना ले, अर्थात कोई भी मतलब मजदूरी या बंधुआ मजदूरी का कार्य उन पर ना उनसे ना कराया जाए। अब जैसे अनुच्छेद 24 संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खदानों या अन्य किसी भी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा, इसकी रोक लगाई गई है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका संबंध अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो है लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात कोई व्यक्ति अपना धर्म का पालन कर सकता है, अपने इच्छा किसी भी देवता को मान सकता है, उसकी पूजा कर सकता है, आदि सब चीजें अनुच्छेद 25 में है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पसंद के अनुसार धर्म का पालन कर सकता है और उसकी पूजा कर सकता है। इस स्वतंत्रता को, जो कि लोकतंत्र का एक प्रतीक है, इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। मतलब जहां पे राजतंत्रात्मक शासन था, और भारत के संदर्भ में देखें तो जो मुगल काल का पीरियड था और ब्रिटिशों के दौर में भी, तो जो भारत की जनता थी उसे धार्मिक अपने धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। अंतःकरण का तात्पर्य क्या होता है जानते हैं। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है, निर्णय भी ले सकता है, किसी भी धर्म का पालन किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब किसी धर्म को माने या ना माने, ये उसकी अपनी मर्जी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका अनुसरण, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध, जैसे लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता, अगर मान लीजिए कोई धार्मिक स्वतंत्रता ऐसी है कि अगर मान लीजिए समाज में या देश के स्तर पर लोक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या पैदा होती है, तो उस आधार पर सरकार के पास अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये क्या है, हमारे जो भारतीय संविधान में असीमित नहीं दिया गया है। इसमें कुछ युक्त निबंधन है, कुछ सामाजिक बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह, मानव बलि जैसे कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए हैं। कौन कौन से? सती प्रथा, एक से अधिक विवाह, मानव बलि। सती प्रथा का जो अंत है वो कब किया गया था और किसके प्रयासों से? विलियम बेंटिक के दौर पर 1829 में, और दादा भाई नौरोजी ने इस प्रथा के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म को मानने वालों और सरकार के बीच अक्सर तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती है। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हुए उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा जो पूजा होती है उस संदर्भ में यह मामला बहुत उठता है। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि जो इस्लाम धर्म के जो मतलब जो कार्य क्रियाकलाप होते हैं उनके धर्म से संबंधित, वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जब युक्त उन पर कुछ रोक लगाई जाती है ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे, किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, तो सभी धर्म अपने अपने मतलब धर्म को लेकर ये आरोप लगाते सरकार पर कि सरकार जो है हमारे धर्म पे हस्तक्षेप कर रही है, ये हमारे अधिकारों का हनन है। एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है और संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मानने का अधिकार भी शामिल है, लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है या आप किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए
कोई एक ब्राह्मण धर्म का है तो कोई एक मुसलमान धर्म का है, और वो मान लीजिए ब्राह्मण धर्म वाला व्यक्ति मुसलमान में कन्वर्ट होना चाहता है, मुसलमान धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म को अपनाता है, वो अपनी मर्जी से करे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनसे जबरदस्ती करके ये कार्य करवाता है तो वो भारतीय संविधान का उल्लंघन है, अर्थात जो हमारे मूल अधिकार है उसका उल्लंघन है। सभी धर्मों को समानता। विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्म के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, मतलब भारत जो है, भारत क्या है, एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत जो है किसी भी धर्म को न तो समर्थन करता है और ना ही उसके खिलाफ है। मतलब सभी जो देश के सभी वर्ग हैं, सभी वर्गों के लिए भारत जो सरकार है भारत की, वो सभी धर्मों के लिए कार्य करेगी, सभी धर्मों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनको लाएगी। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू धर्म के लिए, वो मुसलमान धर्म, मतलब भारत के जो भी भारत सरकार कोई भी योजना लाएगी वो भारत के सभी वर्गों को समान रूप से फायदा पहुंचाएंगी। समानता के अधिकार की अगर मैं बात करूं, जैसे भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य का होना नहीं जरूरी। मतलब ये नहीं है कि भाई ये व्यक्ति, फला व्यक्ति इस धर्म का है, वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है। किसी भी जाति धर्म का, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में ना तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, ना ही धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, और ना ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। मतलब कहने का यही तात्पर्य है कि जो धार्मिक शिक्षा है या धार्मिक जो क्रियाकलाप है या जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की जाएगी। अर्थात सरकार का जो रोल रहेगा वो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का रहेगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का जो संबंध हुआ अनुच्छेद 29 और 30 से है। हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, वरन उसमें काफी विविधता। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है, अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। देखिए, विविधता है वो हमारे समाज की, हमारे देश की एक मजबूती है, लेकिन जो समाज या देश में रहने वाला जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको भी अपने अधिकार और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार जो मूल अधिकारों में प्रदान किया गया है, ये सभी के लिए समान रूप से है। ना कि ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जो बहुसंख्यक है उसको मिलेगा, अल्पसंख्यक है वो इससे वंचित रह जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बात की गारंटी भारत का संविधान देता है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। मतलब अगर मान लीजिए जो अल्पसंख्यक की परिभाषा है वो क्या है, किसी समुदाय को केवल धर्म, मतलब कोई ये कहे कि धर्म के आधार पर ही हम आपको अल्पसंख्यक मानेंगे, नहीं। जो भारत का संविधान है और जो भारत के संविधान में जो मूल अधिकार है उसमें क्या माना गया, धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर हम किसी समुदाय को अल्पसंख्यक मानते हैं। अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग से में या पूरे देश में संख्या के आधार पर किसी अन्य समूह से छोटा। मतलब जैसे ये है कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में रहते हैं। सबसे बड़ी आबादी किसके, हिंदुओं की है, उसके बाद मुसलमानों की, सिखों की, जैनों की, बौद्धों की। तो ये जो सभी समूह, मान लीजिए एक क्षेत्र विशेष की बात करो, जैसे जम्मू कश्मीर में जो मुसलमान है वो बहुसंख्यक है, हिंदू अल्पसंख्यक है, तो उनके अधिकारों का जो हनन है तो वो संभावना किसके अधिकारों को हनन होगा, जो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक कौन है, हिंदू है। और जहाँ पे हिंदू ज्यादा है वहां पे
अल्पसंख्यकों जो अल्पसंख्यक कौन है, जैसे मुसलमान, सिख, हिंदू, इनके अधिकारों के हनन की संभावना होती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, जिसकी जनसंख्या कम है, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है तो संभावना यही बनती है कि उस समुदाय के लोग, जो अल्पसंख्यक समुदाय, कम संख्या के लोग हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन करेंगे या उनको दबा के रखेंगे। भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक है, उन्हें शिक्षण संस्थानों के स्थापना की मतलब स्वतंत्रता है, वो ऐसा कर सकते हैं, और जो उनकी संस्कृति है उसको सुरक्षित और उसके विकास के लिए काम कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, और उस शिक्षण संस्था का प्रबंधन किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में होगा। अब ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अनुच्छेद 32, इसका संबंध जो है अनुच्छेद 32 का है। अर्थात अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत कहां पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत हम 226 के तहत कहां पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अर्थात अनुच्छेद जो 32 है, इसके संदर्भ में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा थी, जो प्रारूप समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे, जो संविधान के प्रमुख निर्माता थे, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, अर्थात जो संविधान का हृदय या उसे आत्मा की संज्ञा दी थी। हर नागरिक को अधिकार प्राप्त है, कोई अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है, वो है अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। हाल देखिए, न्यायालय जो है कई प्रकार की रिट भी जारी करता है। कितने प्रकार की रिट है, और अनुच्छेद जो 32 है इसके तहत हमें रिट का जो अधिकार है वो प्रदान किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार पृक्ष और उत्प्रेषण रिट, ये रिट बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मैच द फॉलोइंग में ये रिट जो है हर एग्जाम में, मतलब कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी, ये पूछी जा सकती है। कई बार जो स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं उनमें तो इनकी नंबर ही पूछ लिया जाता है कि कितने रिटे हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तार का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका संबंध क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है इसके माध्यम से न्यायालय जो है उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देता है कि आप जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं इसको छोड़े, ये गैर कानूनी है। परमादेश, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपनी कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। परमादेश किसके लिए जारी करता है, जो सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ अर्थात जो प्रशासनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए परमादेश रिट जारी की जाती है। और जो निषेध आदेश है, निषेध आदेश किस लिए जारी किया जाता है, कोई निचली अदालत, मान लीजिए कोई निचली अदालत है या जो अधीनस्थ अदालतें हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो उसे ऐसा करने के लिए या उसे रोकने के लिए जो निषेध आदेश होता है वो कौन जारी करता है, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय नहीं जारी करती, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी करते हैं। और जो निषेध आदेश होता है किसके लिए होता है, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए होता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास ये पावर होती है कि ये निषेध आदेश जारी कर सकते हैं जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसका अतिक्रमण करे और अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई करे। अधिकार पक्ष, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार पक्ष आदेश, अर्थात अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस प्रशासनिक पद पर वो व्यक्ति बैठ जाता है जिस पर वह व्यक्ति नियुक्त होने के लिए पात्र ही नहीं और ना ही वो कानूनी रूप से वैध है, तो
कोर्ट जो है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो अधिकार पक्ष रिट जारी करता है, इस व्यक्ति को यहां से आप हटाओ। उत्प्रेषण रिट, उत्प्रेषण रिट क्या होती है? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उससे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित करती है। उत्प्रेषण रिट क्या है कि निचली अदालत हो या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, मतलब जिसके पास जो अधिकार नहीं है, जो पावर नहीं है, वो पावर नहीं है उस व्यक्ति के पास या उस न्यायालय के पास या उस सरकारी अधिकारी के पास, लेकिन इसके बाद भी वो व्यक्ति अपनी जो उसके पास शक्तियां, उस शक्तियां न होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति उस कार्य को करता है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेता है और फिर उत्प्रेषण रिट जारी करता है। इसमें निचली अदालत और सरकारी अधिकारी भी हो सकता है। बाद में इन अधिकारियों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का निर्माण किया गया, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि के बारे में सुना होगा। ये संस्थाएं अल्पसंख्यक महिला और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानूनी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी गठन किया गया। तो ये आयोग है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर, और जो मानव अधिकार आयोग है ये नागरिकों के अधिकारों को लेकर समय समय पर जिनके अधिकारों का हनन होता है तो ये न्यायालय में जाती है। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों को प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज या पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स और जैसी संस्था अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती है। इस परिप्रेक्ष्य 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व न्यायाधीश और मानवाधिकार अर्थात टोटल 4। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है, शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती है। इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस की जाती कार्रवाई न किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होती है। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगों के मामले में जांच में रहा। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। यह सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो मानवाधिकार है स्वयं मुकदमा नहीं सुन सकता है। इसके लिए जो न्यायालय और सरकार है इनके मतलब ये सरकार और न्यायालय तक ये अपनी बात पहुंचा देता है कि भाई ये चीजें हुई है और इस आधार पर इस व्यक्ति, इस संस्था के खिलाफ या कोई सरकार है, कोई राज्य सरकार, उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करें। थोड़ा सा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा। इसके मेंबर, टोटल मेंबर कितने हैं और कौन कौन से मेंबर कहां से आएंगे इस चीज को। दोस्तों ये जो हमारा लेक्चर है मूल अधिकारों का यहीं पे समाप्त होता है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा नीति निर्देशक तत्वों का। तो इस लेक्चर के बारे में दोस्तों हम कल पढ़ेंगे। और दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे एंड होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।